नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने बिहार बोर्ड क्लास 12th परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के कुछ 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में आने की संभावना है। साथियों, आप सभी यह भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमने पिछले क्लास में 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा किया था, जो कि आपका 5वां प्रश्न था, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? ठीक है? और आज का प्रश्न है कि सेव को मिथ्या फल क्यों कहते हैं? सेव को मिथ्या फल क्यों कहते हैं? साथियों, कल के क्लास में भी हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव आपका और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर है तो आप 70 में 70 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और 30 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो चलिए आपके उसी 70 मार्क्स के लिए आज हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि सेव को मिथ्या फल क्यों कहते हैं? सेव को मिथ्या फल क्यों कहते हैं? सर्वप्रथम साथियों, आप लोग इस मिथ्या फल के बारे में जानिए। मिथ्या फल को कूट फल और आभासी फल के नाम से भी जाना जाना जाता है। ठीक है, तो सेव को मिथ्या फल क्यों कहते हैं, इसका आंसर लिखेंगे कि सेव के फल का निर्माण पुष्प के पुष्पासन से होता है। पुष्पासन चारों ओर से बढ़कर के अंडाशय को घेर लेता है, इसलिए इसे मिथ्या फल या कूट फल या आभासी फल के नाम से जानते हैं। साथियों, बिहार बोर्ड की परीक्षा में यह ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि सेव कैसा फल है। ठीक है, तो सेव मिथ्या फल है या कूट फल है या आभासी फल है, तीनों का मायने क्या है? एक ही है। या एक और ऐसे प्रश्न बनाकर पूछ सकता है कि सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं, तब भी आप यही आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न जो कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में काफी बार पूछा गया कि अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, कभी कभी निषेचन हुए बिना ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, तो ऐसे फल की अनिषेक फल तथा फल बनने की इस क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। देखिए साथियों, चाहे वह पौधों की बात हो या जीवों की बात हो, तो दोनों में जब संलयन होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का, तभी फल का निर्माण होता है या किसी भी बच्चे का मानव में निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कारनामे भी देखने को मिलते हैं कि निषेचन होता ही नहीं है, नर युग्मक मादा युग्मक मिलता ही नहीं है, लेकिन जो अंडाशय होता है ना, वो फल में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे फल को हम लोग क्या बोलते हैं? अनिषेक फल। और फल बनने की ही इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन बोलते हैं। अगला 8 नंबर प्रश्न है कि किन्हीं 4 यौन संचरित रोगों का नाम बताएं एवं उनके कारकों को लिखें। और साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ से आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में डायरेक्ट रूप से या तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव इस बार की फरवरी 2025 की परीक्षा में रहने ही रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न को कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे कि 4 यौन संचरित रोगों के नाम एवं उनके कारक निम्नलिखित हैं। ठीक इसी प्रकार आप अपनी परीक्षा में भी लिखेंगे। ठीक है, पहला है सिफिलिस। ठीक है, क्या है? सिफिलिस। यह क्या है? ऊपर हम रोग लिखे हैं, ऐसे आप लोग रोग लिख लीजिएगा, आप अपनी परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, और यहाँ पे इधर क्या लिख लीजिएगा? कारक। ठीक है, देखिए पहला रोग है सिफिलिस, जो कि बैक्टीरिया ट्रोपेनेमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होता है। दूसरा है गोनोरिया, जो कि निसीरिया गोनोरोहोई नाम बैक्टीरिया से होता है। तीसरा है क्लैमिडिया, यह बैक्टीरिया क्लाइमीडिया ट्रैकोमैटिक्स से होता है। और चौथा हमने लिखा है एड्स, जो कि एचआईवी वायरस के कारण होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से प्रश्न आ सकता है, पूछ देगा कि एड्स किससे होता है? एचआईवी वायरस से। क्लैमिडिया का रोग कारक कौन सा है? बैक्टीरिया क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिक्स।
ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में आते रहते हैं और यहाँ से प्रश्न आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में जरूर रहेंगे। ठीक है, तो इसको एकदम लिख करके आप लोग याद अवश्य कर लें। चलिए अगला प्रश्न, प्रभाविता का नियम। साथियों मेंडल वाला चैप्टर से, ठीक है, 5वें चैप्टर से हर बार आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि प्रभाविता का नियम क्या है। प्रभाविता का नियम क्या है, इसका उत्तर लिखेंगे, मेंडल के प्रभाविता तथा अप्रभाविता के निष्कर्ष को सन 1901 ईस्वी में कार्ल कॉरेंस ने दिया था। ठीक है, जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, प्रभाविता का नियम। यानी कि जब अलग अलग लक्षणों वाले जनकों के मध्य जब संकरण कराया जाएगा, निषेचन कराया जाएगा ना, तो प्रथम पीढ़ी के जितने भी संतान होते हैं ना, वह प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अपना प्रभावी लक्षण दिखाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। साथियों यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आ सकता है कि मेंडल की प्रभाविता तथा अप्रभाविता का निष्कर्ष किसने दिया था, तो कार्ल कॉरेंस ने। कब दिया था, 1901 ईस्वी में। कब दिया था, 1901 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आज का अंतिम यानी कि 10वां प्रश्न, क्योंकि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। अगर हम आपको डेली 10 प्रश्न दे दें, 20 प्रश्न दे दें, तो आप उसको नहीं याद कर पाइएगा। अगर डेली आपको 5-5 प्रश्न दिया जा रहा है तो आप इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक याद कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न कि स्वतंत्र आव्यूहन का नियम क्या है। यह भी प्रश्न आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षण जोड़ा में लिया जाता है तथा उनके बीच संकरण कराया जाता है ना, तो एक लक्षण की वह वंशागति दूसरे लक्षण की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं दिखाती है। इसे ही क्या बोलते हैं, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको आज का हमारा आपकी परीक्षा को आसान बनाने के लिए कैसा लगा हमारा प्रयास, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथियों और जैसा कि आप सभी यह बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि एजुकेशनल ज्ञान केंद्र आप सभी के लिए है। ठीक है, एजुकेशनल ज्ञान केंद्र आप सभी के लिए है। तो आप कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता दें। ठीक है, अगर आप हमें कमेंट में बताते हैं तो हम अगले वीडियो में उसका उत्तर आपको अवश्य बताएंगे। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों को जो कि एजुकेशनल ज्ञान केंद्र हमेशा आपके लिए उपलब्ध कराता रहा है, आप ऐसे प्रश्नों को याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों अंत में एक और बात कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।